आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए बात करते हैं धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। अब देखिए धातु मतलब क्या होता है, एक ऐसी पदार्थ जो चमकीला हो, जो प्राकृतिक रूप से कठोर होता है, उन्हें धातु कहते हैं। पहली बात, धातु कैसी होती है? धातु कठोर होता है और धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जिसे धातु कहते हैं। अब बात करते हैं परंतु पारा क्या है? पारा पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। समझे? आया जी। पहली बात, वे तत्व जो चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, तान्यता होते हैं और आघात वर्धता होते हैं, उन सब को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। पूछो चालक क्या होता है? जिसमें से लाइट, जिसमें से विद्युत को गुजारा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? चालक। क्या बोलते हैं? चालक। अब बात करूं मैं आपसे, देखिए जैसे कि धातु का कुछ उदाहरण है, कुछ अधातु के भी कुछ आपके उदाहरण है। ये सभी क्या आपके धातु, सोना चांदी, ये सभी क्या आपका तांबा धातु है। क्या है? धातु है। मैं अधातु की आपसे बात करूं तो डायमंड अधातु है, फास्फोरस अधातु है, कार्बन अधातु है। चलिए हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, धातु में सबसे कठोर कौन सी धातु होती है? तो धातु सबसे कठोर जो होता है वह आपका थोरियम होता है। क्या होता है? थोरियम। अब धातु के उदाहरण में तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना और क्या आपका चांदी, ये सभी क्या आपका धातु है। क्या ये तो कट नहीं आ रहा पूरा पूरा। बात करते हैं धातु के गुण। मान लो धातु है, धातु को तो कुछ ना कुछ तो गुण होगा। जैसे इंसान है, इंसान का भी गुण है, इंसान चलता है, इंसान बोलता है, उसी प्रकार से धातु का गुण होता है। पहला धातु गुण क्या है? ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। मतलब कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। अब अच्छा चालक मतलब क्या बोलिएगा? जिसमें से ऊष्मा और विद्युत गुजारा जा सके, यानी गुजारा जा सके, वह अच्छा चालक कहलाता है। दूसरे में आपसे बात करूं, किसी भी धातु को पीट कर एक लंबी सीट बनाई जाती है, जिन्हें आघात वर्धता कहते हैं। जैसे मेरे पास लोहा है, क्या है? लोहा का पीट दीजिए, लोहा के क्या बन जाए? चादर बन, क्या बन जाए? पतली से चादर बन जाएगा। तो धातु क्या है? धातु को पीट कर एक पतली चादर बनाई जाती है, यानी कि मेरी बल उसे बोलते हैं। तीसरा, धातु को खींचकर एक लंबी तार बनाई जाती है, जिसे डक्टाइल कहते हैं। आपने देखा आपके घरों में एल्युमिनियम का तार होता है, सिल्वर का तार होता है या कॉपर का तार। क्या होता है? यह एक प्रकार का धातु का गुण है। क्या है? धातु का गुण है, जिन्हें पीट कर एक लंबी तार बनाई जाती है, जिन्हें तान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तान्यता कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब आगे। हम बता दें, धातु का आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था। धातु लगभग हजारों वर्ष पहले धीरे धीरे पृथ्वी पे आया था।
ना कि किसी वैज्ञानिक ने खोज किया था। धातु प्राकृतिक रूप में हमारे इस पृथ्वी पे है। अब बात करेंगे तांबा, सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु में से एक तांबा। तांबा एक ऐसा धातु जिसको हम अपने घरों में उपयोग करते, चाहे बिजली का तार बनाने में या मोटर बाइंडिंग करने के लिए हम तांबा का तार का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं सोना और चांदी भी प्राचीन काल से ज्ञात है। आपको बताते हैं सोना और चांदी का भी आभूषण प्राचीन काल से बनते हैं, चाहे सोने का आपका कान का हो गया, नाक का हो गया, गले का हो गया। पहले प्राचीन काल से यह परंपरा चलती आती है और आज भी यह परंपरा चल रहा है। तीसरा, जिन्हें लोह युग आयरन एज का, आपने देखा होगा लोह का व्यापक उपयोग बाद में शुरू हुआ है। लोहा का आपने देखा, लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती, तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, और बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो लोहे का उपयोग करते थे। और लोहा से पहले हम प्राचीन काल में तांबे का उपयोग करते थे। चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे। अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो चमकीला नहीं होता है, वे तत्व जो चमकीला नहीं होता है, केवल भंगुर होता है। भंगुर मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है, कोई इसमें रंग होता है नहीं है, और उन्हें पीट कर या खींच कर तार नहीं बना सकते हो। ना अधातु आवाज करता है, जिस प्रकार से धातु को पीट कर लंबी चादर बनाते थे, परंतु अब अधातु को लंबी चादर नहीं बना सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं अधातु का उदाहरण की बात करूं, क्या क्या धातु आपका? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन और भी हो सकते हैं। हमारे ये सभी आपके अधातु के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अधातु के प्रमुख गुण। मान लीजिए अधातु है, अधातु का कुछ ना कुछ तो गुण होगा ही। जैसे इंसान का है, इंसान चलता है, इंसान बोलता है, इंसान खाना खाता है, उसी प्रकार से अधातु के भी गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है? ये चमकीले होते। कैसे होते हैं आपके? यह चमकीला नहीं होता है। दूसरा, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अपोजिंग कुचालक क्या होता है? जिसमें से विद्युत नहीं गुजरता है, जिसमें से ऊष्मा पास नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। तीसरा, मतलब कि ये भंगुर होते हैं, मतलब कि ये है एक प्रकार से चमकीला नहीं होता, बिल्कुल डार्कनेस होता, उसे भंगुर बोला जाता है। अब बात करते हैं अधातु के आविष्कार बहुत समय पहले हो गया था, और अधातु का आविष्कार अलग अलग वैज्ञानिक ने किए थे, कोई एक वैज्ञानिक ने नहीं किया था। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की खोज आपका जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है। दूसरा, नाइट्रोजन की खोज डिनाइल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन अधातु का खोज किए थे। तीसरा आपका है ना, ये सभी अलग अलग आए थे। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर बाय जोसेफ प्रिस्टल इन 1774। दूसरा, नाइट्रोजन वाज डिस्कवर बाय डिनाइल रदरफोर्ड इन 1772। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार तो बता देना। अच्छा, धातु अधातु के भौतिक गुणों के बारे में तो बात करूं, ये आपके भिवानी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे 3 नंबर का हो या 5 नंबर। पहला, धातु चमकदार होता है। धातु कैसा होता है? चमकदार होता है। दूसरा, अधातु चमकदार नहीं होता, यानी कि अधातु फिर कैसा होता है? अधातु भंगुर होता है।
अधातु भंगुर होता है। दूसरा, धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, लेकिन अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। तीसरा, धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है, लेकिन मैं बात करूं अधातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु को पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। धातु को हथौड़े से मारकर एक लंबी तार बनाई जा सकती है, लेकिन अधातु को पीटने पर टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसीलिए अधातु में से कभी नहीं ना तो चादर बनेगा ना तार बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसे पीटने में यह टूट जाता है। ये आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं धातु के मैं आपसे बात करूं, धातु का उदाहरण लोहा धातु है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है और गोल्ड आपका धातु है। लेकिन मैं अधातु की बात करूं तो आपका ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, कार्बन अधातु है और सल्फर आपका अधातु है। अब बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ये हमेशा आपके पेपर में आता है एग्जाम में 3 नंबर का। देखिए, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करेगा, तब लवण और जल का निर्माण होते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड होती है जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सबस्टांस दैट रिएक्ट विद बोथ रिएक्ट करेगा एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका मैं रिएक्शन की मैं आपसे बात करूं, देखिए रिएक्शन ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये देखिए Al2O3 Al2O3 प्लस 6HCl, तब क्या बना देगा आपका? ये बना देगा आपका 2AlCl3 प्लस 3H2O। ये आपका क्या होगा? ये आपका जल है। ये आपका क्या है? लवण है। ये आपका अम्ल है। ये आपका क्या है? क्षारक। क्या? क्षारक। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपके सामने इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या आपका? एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना दिया आपका? ये आपका लवण बना दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड आपको बना दिया जल। तो ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए जैसे कि जिंक ऑक्साइड, क्या आपका? जब जिंक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना देगा आपका? जिंक क्लोराइड प्लस में H2O। दूसरा आपका क्षार के साथ अभी क्या करना, तो जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्या बना देगा? Na2। ये जो आपका बनाएगा थोड़ा सा मिस्टेक ही वाला है, क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस में 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रिंट मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया? Na2 फिर आपका ZnO2 प्लस में H2। ये है, ये आपका। अगला आपका है
सक्रिय श्रेणी का निर्धारण क्या है? देखिए, सक्रिय श्रेणी धातुओं की अभिक्रिया के आधार पर बनाई जाती है। तो वे धातु जिनकी अधिक अभिक्रियाशीलता होती है, वे धातु जिनकी अधिक अभिक्रियाशीलता धातु होती है, उन्हें उच्च श्रेणी में रखा जाता है। तो जो कम अभिक्रियाशीलता धातु होता है, उन्हें नीचे की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, द एक्टिविटी सीरीज इज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल, मोर रिएक्टिविटी मेटल अपर। मोर को अपर किया जाता है और लो को नीचे किया जाता है। अगला देखिए, मैं उदाहरण की बात करूं, पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब कि मैं बात करूं, या हमने दो धातु क्या लिया, दो धातु लिया। पहला धातु है पोटेशियम, दूसरा धातु क्या आपका सोना। मैं आपसे बात करूं, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता धातु है, इसीलिए पोटेशियम को ऊपर रखा जाता है। लेकिन मैं सोने की बात करूं, मैं गोल्ड की बात करूं, इसकी अभिक्रियाशीलता धातु कम होता है, इसीलिए सोने को सबसे निचली श्रेणी में रखा जाता है। इसमें क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका पोटेशियम और आपका है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है, एक ऐसा धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दूसरा, अब देखो, मध्य अभिक्रियाशीलता धातु की निष्कासन कैसे होता है? बच्चा, धातु अधातु के भौतिक गुण किसे कहते हैं? तो धातु प्राकृतिक रूप से चमकदार होता है, जिन्हें धातु कहते हैं। अधातु के मैं आपसे बात करूं, अधातु चमकदार नहीं होता है, अधातु भंगुर होता है। दूसरे में आपसे बात करूं, धातु ऊष्मा का अच्छी चालक होता है, धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, और धातु विद्युत का भी अच्छा चालक होता है। धातु को पीटकर एक लंबी चादर बनाई जाती है, और धातु को पीटकर एक लंबी तार बनाई जाती है। उसे धातु का भौतिक गुण कहते हैं। अब बात करते हैं धातु के, यानी कि अधातु का भौतिक गुण। अधातु सामान्य रूप से चमकहीन होते। क्या होते बच्चे? चमक ना, भंगुर होते। इसका भंगुर मतलब कभी शाइनिंग, कभी लाइट नहीं देता। दूसरा, अधातु ऊष्मा की कुचालक होती। कुचालक क्या होता है? जिसमें से ऊष्मा को नहीं गुजारा जाता, उसे कुचालक कहते हैं। विद्युत की भी कुचालक होती है अधातु, यानी कि विद्युत में से भी अधातु नहीं गुजारा जाता। अधातु को पीटने पर अधातु टूट जाता है। किसी भी अधातु को यदि हम पीटते हैं तो यह आपका टूट जाता है। अब चलिए बात करते हैं धातु का उदाहरण। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और आपका सोना, यानी कि आपका धातु का उदाहरण। अधातु को मैं आपसे बात करूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, ये आपके अधातु के उदाहरण होते हैं। बात करते हैं, यह आपके भिवानी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो हमारी दी गई जानकारी आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना
ना भूले। बस एक आपकी लाइक जो है हमें बहुत ही जागरूक मिलता है, हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे, आप सभी व्यूअर एक जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड होती है जो अम्ल और क्षार, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड होती है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपके सामने देखे मैं उदाहरण ले रहा हूं। आपका उदाहरण है अम्ल के साथ अभिक्रिया करना। मतलब कि अब आपका थोड़ा मिस्टेक है तो Al2O3 होगा प्लस 6HCl, फिर एरो 2AlCl3 प्लस 3H2O। ये बच्चे आपका है। क्षार के साथ ये आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको क्या है? क्षारक। ये क्या आपका क्षारक है। ये आपको क्या है? लवण। ये आपका है अम्ल है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लवण हो जाएगा और ये आपका जल हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो आपके सामने ये क्या है? उदाहरण हमने दो लिया, अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में HCl, ये क्या आपका अम्ल है, ये आपका क्षारक है। इन्होंने जब अभिक्रिया किया तो आपका ये लवण और आपका जल बना दिया। दूसरा आपका सेब है। बात करते हैं अब ये जिंक ऑक्साइड। तो अम्ल के साथ आपको जब जिंक ऑक्साइड प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपका क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड प्लस में H2O। दूसरा क्षार के साथ अभिक्रिया करके आपका जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है तब आपका Na2ZnO। थोड़ा सा मिस्टेक आपका है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आपका क्या है? अम्ल है। जिंक ऑक्साइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना क्या बना देगा आपका? सोडियम जिंक ऑक्साइड H2O। ये आपको क्या है? ये आपका है अम्ल। ये क्या आपका? क्षारक। आपको क्या बना देगा आपका? ये बना देगा आपका लवण। ये आपको क्या बना देगा? जल। तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला आपका है सक्रिय श्रेणी के निर्माण निर्धारण का आधार क्या है। तो सक्रिय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु को सबसे ऊपर रखा जाता है, उन्हें सक्रिय श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं, सोडियम और पोटेशियम आपने देखा होगा, सोडियम 11 नंबर पे होता है और पोटेशियम 19 नंबर पे होता है। ये दोनों धातु सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, इसीलिए इन्हें सबसे ऊपर रखा जाता है। और जो कम अभिक्रियाशीलता धातु होता है उन्हें ग्रुप के सबसे निचली हिस्से में रखा जाता है। जैसे आपका गोल्ड, जैसे आपका गोल्ड। अब देखिए पोटेशियम और सोने की मैं तुलना करूं, पोटेशियम और मैं सोने की तुलना करूं तो
मतलब कि पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशीलता धातु होता है। पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशीलता धातु होता है, इसीलिए पोटेशियम को सबसे ऊपर वाले श्रेणी में रखा जाता है और सोने को निचले वाले हिस्से में रखा जाता है। तो जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं पोटेशियम इज अ मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। पोटेशियम इज अ मोर रिएक्टिव सबस्टेंस देन गोल्ड। तो सो पोटेशियम इज द हाईएस्ट and gold is the lowest in their reactivity, in their activity शरीर। अब बात करते हैं, अगला है मध्य अभिक्रियाशीलता धातु निष्कासन कैसे करते हैं। तो मध्य अभिक्रियाशीलता धातु जैसे जिंक, क्या दस्ता, लोहा, सीसा आदि अपने सल्फाइड या कार्बोनेट आयन से प्राप्त होते हैं। मतलब कि मैं आपसे बता दूं, चाहे जिंक हो, चाहे लोहा हो, चाहे सीसा हो, ये किससे प्राप्त होते हैं? ये अपने खुद के अयस्क से ही आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन सभी तत्व को मध्य अभिक्रियाशीलता श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आपका भजन क्या होता है? भजन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। उसका निस्थापन कार्बोनेट अयस्क को, जो कार्बोनेट अयस्क को देखो जी, निस्थापन क्या, जो कार्बोनेट अयस्क को सीमित या बिना वायु गर्म किया जाता है, इसमें वायु को गर्म नहीं किया जाता है, जिस कारण से आपका निस्थापन होता है। तीसरा अपचयन। अपचयन धातु का कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन करके धातु बनाया जाता है। मतलब कि अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें धातु का कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा किसी भी धातु को हम अपचयन इजिली से करते हैं। तो हमारी दी गई जानकारी आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में हमें, हमारे टीम को बहुत ही मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।